बच्चों, बायो की क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुनीता अग्रवाल आज आपके लिए टॉपिक लाई हूँ प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। कल हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और आज अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, जो कि अध्याय 10 का ही अगला टॉपिक है, अगला बिंदु है। ठीक है, अध्याय बिंदु। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हम कल देख चुके थे। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है, उसकी अभिक्रिया कैसे होती है, वो सारी चीज़ हमें क्लियर हो गया था। लेकिन आज हम इसकी पढ़ेंगे क्रियाविधि, यानी कि कितने चरणों में ये पूरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है कितने चरणों में पूर्ण होती है। हम लोग देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है कितने चरणों में, 2 चरणों में पूर्ण होती है। और वो 2 चरण कौन कौन से हैं? एक है हमारी प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया। जैसा हमें नाम से ही मालूम चल रहा है, प्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब जिसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया दोनों मिलकर के ही फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को पूरा करती है। अब हमारे इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एक ओनली सिर्फ प्रकाश का ही डिफरेंस है या कुछ और भी डिफरेंस है? तो हम देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा आ गया, प्रकाश की उपस्थिति में होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है प्रकाश की जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, हम लोगों ने कल प्रकाश संश्लेषण का एक साइट देखी थी। कौन सी साइट देखी थी? हरित लवक। हरित लवक का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था और वहाँ जो स्ट्रक्चर था उसमें एक संरचना होती है थाइलेकॉइड्स। तो थाइलेकॉइड्स जो होते हैं वहाँ पर हमारी जो प्रकाशिक अभिक्रिया है ये संपन्न होती है। थाइलेकॉइड में भी कहाँ? थाइलेकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर क्लोरोफिल यानी कि इसके पिगमेंट्स होते हैं। हरित लवक में क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं जो प्रकाश को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद है? थाइलेकॉइड्स। थाइलेकॉइड्स ही उस प्रकाश को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी हरित लवक के अंदर जो स्ट्रक्चर था प्रकाश को एब्जॉर्ब करने वाला वो कौन सा था? हरित लवक। ठीक है, तो ये क्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। हरित लवक का भी कौन सा पार्ट? ग्रेना, यानी थाइलेकॉइड्स मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्रेना। बहुत सारे थाइलेकॉइड्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? ग्रेना। तो उस ग्रेना वाले पार्ट में होती है हमारी प्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हमारा अप्रकाशिक अभिक्रिया हम देख रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो पार्ट था वहाँ पर वो कौन सा था? स्ट्रोमा। है, ग्रेना के अलावा जो पार्ट था जिसमें बहुत सारे कोशिकांग भी पड़े होते हैं वो पार्ट कहलाता है हमारा स्ट्रोमा। तो इस अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा वाले भाग में। तो ये 2 पॉइंट्स हमें समझ में आए। अगला पॉइंट्स है हमारा जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। जब ये अभिक्रिया हो जाती है तो उस समय कौन सी चीज़ का निर्माण होता है? स्वांगीकरण शक्ति, यानी कि एटीपी का निर्माण होता है। एडीपी के अणु फॉस्फेट से मिलकर के क्या बनाते हैं? एटीपी का वो करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। एटीपी का मतलब ऊर्जा। ठीक है, एटीपी किस रूप में होती है? हमारे इसमें हरित लवक के अंदर स्टोर होती है एटीपी के रूप में ऊर्जा। और यहाँ पर जो होती है इसमें स्वांगीकरण शक्ति, जो यहाँ पर एटीपी का निर्माण हो गया उस एटीपी का यहाँ पर होता है यूज। तो दोनों में डिफरेंस हमें समझ में आया। यहाँ तो बना एटीपी और वहाँ उसका क्या हो गया? यूज हो गया। ठीक है, एक और चीज़ का यहाँ निर्माण होता है जिसे कहते हैं हम अपचायक शक्ति, NADPH। NADPH जिसे हम बोलते हैं अपचायक। अपचायक का मतलब वो किसका करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करने का काम करती है। किस अभिक्रिया में? अप्रकाशिक अभिक्रिया में। तो इस शक्ति को हम बोलते हैं अपचायक शक्ति। तो अपचायक शक्ति का भी निर्माण होता है यहाँ पर, यानी NADPH2 का निर्माण होता है और इसमें अपचायक शक्ति का यूज होता है। तो दोनों चीज़ हमारी यहाँ पर जो बनकर के तैयार हो रही हैं उन दोनों चीज़ों का यहाँ पर क्या हो रहा है? यूज हो रहा है, यानी ATP का और NADPH2 का अप्रकाशिक अभिक्रिया में यूज होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया में इनका निर्माण होता है। अगला पॉइंट है हमारा, इस अभिक्रिया का जो तापमान गुणांक है वो होता है ओनली 1 लगभग 1, और अप्रकाशिक अभिक्रिया का जो तापमान गुणांक है वो लगभग 2 या 3 होता है। ठीक है, तो हमें ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमें समझ में आई प्रकाशिक अभिक्रिया के और अप्रकाशिक अभिक्रिया के। अब हम लोग इस प्रकाशिक अभिक्रिया को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, हेल अभिक्रिया। हेल अभिक्रिया क्यों? क्योंकि इसको हिल जो वैज्ञानिक था उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हम हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया का इंग्लिश में नेम तो डार्क रिएक्शन है ही, लेकिन इसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। केल्विन साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि केल्विन और उसके साथियों ने इस अभिक्रिया की खोज की थी। इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल का मेन रीज़न है इसको बोलने का कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट उत्पाद जो बनेगा इस अभिक्रिया में, जो हमारा प्रथम उत्पाद बनेगा वो कितने कार्बन वाला होगा? 3 कार्बन वाला होगा, और इसलिए हम इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो हमें सभी समझ में आया, अप्रकाशिक अभिक्रिया को डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल बोलते हैं, और प्रकाशिक अभिक्रिया को बोलते हैं लाइट रिएक्शन या हिल अभिक्रिया।
ये हमारा क्लियर। अब हम लोग ये देख रहे हैं जो अब ओनली अभी हम दोनों चीज़ों को स्टेप को हम पूरा नहीं एक साथ नहीं समझा पाएंगे। आज मैं अपना टॉपिक ले रही हूँ ओनली प्रकाशिक अभिक्रिया। हम लोग देख रहे हैं प्रकाशिक अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो बेसिकली हमें कुछ प्रकाश के बारे में जानना है। हम लोग जो देखते हैं सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है हमारी पृथ्वी तक, वो क्या कहलाता है, दृश्य प्रकाश कहलाता है, जो हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी सूर्य के प्रकाश में और भी बहुत सारे विकिरण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जो हमें दिखाई दे रहे हैं उस स्पेक्ट्रम का नाम है दृश्य स्पेक्ट्रम। उसको क्या कहते हैं हम, दृश्य स्पेक्ट्रम। इस दृश्य स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, जो कभी कभी हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। बारिश के दिनों में हमें क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष। तो वहाँ जो 7 कलर होते हैं वो सातों कलर हमको इसको सूर्य के प्रकाश के दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि बारिश के दिनों में जो बारिश की बूंदें होती हैं वो किसका काम करती हैं, प्रिज्म का काम करती हैं। और प्रिज्म में से होकर के हम इस सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं, तो जो उसके कलर होते हैं वो सब आपस में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस दृश्य स्पेक्ट्रम में कितने कलर दिखाई दे रहे हैं हमको, 7 कलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला होता है प्रकाश, वायलेट। उसके बाद वाला ज़्यादा तरंग दैर्घ्य का, उससे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य का। फिर ये लास्ट में हमारा कौन सा तरंग दैर्घ्य है, रेड। रेड के उधर भी हैं बहुत सारे विकिरण सूर्य के प्रकाश के, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। और इस पार्ट को हम बोलते हैं अवरक्त किरणें। जो दिखाई नहीं दे रही हैं, रेड के परे वाली जो किरणें हैं उन्हें कहते हैं हम अवरक्त किरणें। इसी तरीके से वॉयलेट जो कलर है हमारा, वॉयलेट से परे जो किरणें हैं यानी इससे भी कम तरंग दैर्घ्य की जो किरणें हैं वो भी हमको दिखाई नहीं देती हैं, और इन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट रेज या परावैंगनी किरणें। तो ये दृश्य स्पेक्ट्रम जो हमारा परास है इसकी लगभग होती है 390 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक की जो तरंग दैर्घ्य की किरणें हैं वो हमको दिखाई देती हैं। किस रूप में, दृश्य स्पेक्ट्रम के रूप में, यानी कि 7 कलर के रूप में हमको ये दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वैसे तो सूर्य का प्रकाश हमको सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन ये जो कलर हमको दिखाई दे रहे हैं वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं, इस सूर्य के प्रकाश की वजह से। तो हमें ये समझ में आया, दृश्य स्पेक्ट्रम के बारे में क्लियर समझ में आया। अब हम देखते हैं हरित लवक जो होता है, हरित लवक में कौन सी चीज़ मौजूद है, पर्णहरित मौजूद है। हरित लवक में कौन सी चीज़, कौन से पिगमेंट्स मौजूद हैं, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल की एक खास बात होती है कि वो कौन से, नीले, लाल और बैंगनी, इन 3 कलर का ज़्यादातर क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। हरे रंग का अवशोषण नहीं करते हैं। पत्तियाँ हमको कैसी दिखाई देती हैं, हरे कलर की, लेकिन वो हरे कलर की क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि वो हरे रंग को एब्जॉर्ब ना करके क्या कर देती है, परावर्तित कर देती हैं। और परावर्तन की वजह से ही हमें जो पत्तियाँ हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, हरे। ये नोटेड करने वाले पॉइंट है कि जो पत्तियाँ होती हैं हमें हरे रंग की क्यों दिखाई देती हैं। इसका रीजन हरे रंग का क्या कर देती हैं, परावर्तन कर देती है। अवशोषण नहीं कर पाती बल्कि उसका क्या करती हैं, परावर्तन कर देती हैं, और इसी वजह से हमें पत्तियाँ हरे रंग की दिखाई देती हैं। जो पर्णहरित होते हैं यानी जो हमारे क्लोरोफिल हैं, पर्णहरित को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इंग्लिश का नेम भी हम लोग याद रखें। तो ये नीले, लाल और बैंगनी रंग का एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पर्णहरित जो होते हैं वो बहुत सारे तरह के होते हैं। यहाँ हम एक डायग्राम देख रहे हैं, 2 डायग्राम हमको दिखाई देते हैं। हमारे प्लांट्स के अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए 2 वर्णक समूह होते हैं। वर्णक समूह का मतलब पर्णहरित के जो वर्णक हैं उनके 2 टाइप्स के वर्णक समूह होते हैं। जो एक तो क्या करता है, कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, और दूसरा वर्णक समूह जो होता है वो ज़्यादा तरंग दैर्घ्य के किरणों का अवशोषण करता है। तो जो हमारा यहाँ देखते हैं हम लोग, एक रेड वाला हो रहा है लगभग 700, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है एक P700 दिखाई दे रहा है, और एक दिखाई दे रहा है हमको P680। यानी कि जो P700 का मतलब है ये 700 तरंग दैर्घ्य, 700 नैनोमीटर वाली तरंग दैर्घ्य का एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि ये वाला 680 वाली तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का एब्जॉर्ब करता है। तो ये 2 फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम बोलते हैं। PS का मतलब होता है फोटो सिस्टम। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ पर पहले से ही प्लांट्स में मौजूद होते हैं फोटो सिस्टम 2 प्रकार के। कौन कौन से, PS फर्स्ट और PS सेकंड दिखाई दे रहा है हमको, PS फर्स्ट और PS सेकंड। PS फर्स्ट और PS सेकंड का हमने नाम बताया। ये हमारा PS फर्स्ट है जो ज़्यादा तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, यानी 700 नैनोमीटर के प्रकाश का एब्जॉर्ब करता है। और जो हमारी छोटी तरंग दैर्घ्य को एब्जॉर्ब करने वाला फोटो सिस्टम है उसे कहते हैं हम PS सेकंड, जो कि होता है P680। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं बाकी बहुत सारे अन्य सहायक वर्णक भी होते हैं। ये तो हमारा मेन होता है वर्णक, और ये अन्य इसके क्या होते हैं, सहायक वर्णक होते हैं। अब सूर्य के जो प्रकाश होता है उसको डायरेक्ट ये नहीं लेता,
बल्कि कौन लेता है, सहायक वर्णक। सबसे पहले कौन लेते हैं उसको, इसने लिया सहायक वर्णक ने, फिर इसने लिया, उसके बाद इसने लिया, उसके बाद इसने लिया। इस तरह से सहायक वर्णक इसको, इनके फोटोन्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके जो सूर्य के प्रकाश के फोटोन्स हैं या विकिरण हैं उनको क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके कहाँ दे देते हैं, इस मेन जो हमारा क्लोरोफिल ए जो है वो कौन सा है, P700 वाला है, उसको सभी सारे जितने भी हमारे अन्य सहायक वर्णक हैं वो सब अपनी ऊर्जा को इससे दे देते हैं। जो सूर्य से के उसने एब्जॉर्ब किया ऊर्जा, उस सारी ऊर्जा को किसको दे रहे हैं, ये P700 को दे रहे हैं। और ये किसका काम करेगा, फिर अभिक्रिया केंद्र का काम करेगा। जैसे ही सारी ऊर्जा इसके अंदर एंटर हो जाएगी, कैसा हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होने की वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का मात्रा कैसी हो गई, ज़्यादा हो गई। ज़्यादा होने से ये हमारा जो पिगमेंट है वो कैसा हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। और एक्साइट होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो फोटो सिस्टम हमें समझ में आ रहा है, एक फोटो सिस्टम है जिसमें अभिक्रिया केंद्र होता है। अभिक्रिया केंद्र हमारे देख ही रहे हैं हम, फोटो सिस्टम फर्स्ट में होता है P700, फोटो सिस्टम सेकंड में होता है P680। बाकी सारे वर्णक क्या काम करते हैं, सहायक वर्णकों का काम करते हैं, जिसमें होते हैं क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, बहुत सारे वर्णक होते हैं। और कैरोटिनॉइड्स हैं, फाइकोबिलिन्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, ये पिगमेंट्स इसमें काम करते हैं। फाइकोबिलिन्स तो इसमें नहीं होते क्योंकि वो हरे शैवालों में पाए जाते हैं, नीले हरे शैवालों में। बाकी पर्णहरित बी, कैरोटिनॉइड्स, बाकी ये सारे सहायक वर्णक होते हैं। क्लोरोफिल भी बहुत सारे होते हैं। P700, यहाँ पे P700 है तो इससे कम रेंज वाले होंगे, P680, P690, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। जैसे ही एक्साइट हो जाते हैं, किसका उत्सर्जन करेंगे, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेंगे। और इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही ले लेता है। ये प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स अन्य चैन से, जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला होती है, एक से लेकर के दूसरे से उस पर चला जाएगा ग्राही पर, फिर अगला ग्राही उसको अगले को दे देगा। इस तरीके से ये क्या होती है, एक चैन बनी होती है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। वहाँ से होते हुए ये अंत में कहाँ पहुँच जाते हैं, लास्ट रिसेप्टर तक पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से इसमें होता है, यहाँ पर P680 होता है मेन, और बाकी ये सहायक वर्णक हैं, सारे फोटोन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और किसको दे देते हैं, P680 को दे देते हैं। 680 के बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पर वही उत्तेजित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करेगा, और ये प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही को वापस ये इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं। इस तरह से ये दो फोटो सिस्टम हैं जो इस प्रकाश संश्लेषण के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग, अभी तो हमने ये देखा कि इसमें होता क्या है, सिस्टम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए व्यवस्था क्या होती है, वो व्यवस्था हमको समझ में आई। अब हम देख रहे हैं इस प्रकाशिक अभिक्रिया के पॉइंट्स, यानी कि बिंदु कौन कौन से हैं, इसके चरण कौन कौन से, यानी कितने चरणों में ये पूर्ण होती है। पहले तो हमने बता दिया था प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया, लेकिन अब हम ले रहे हैं सिर्फ प्रकाशिक अभिक्रिया को। प्रकाशिक अभिक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया के हमारे जो चरण हैं, सबसे पहला चरण है प्रकाश का अवशोषण। हम लोग देख रहे हैं यहाँ सूर्य का प्रकाश है, इसका क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। ये अलग अलग जो हमारे पिगमेंट्स हैं सहायक, वो इनको क्या कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं। और पर्णहरित के अणु का उत्तेजित होना, जो मेन हमारा पर्णहरित का अणु है वो क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है। ये सिस्टम हमें समझ में आया। तो पहले पॉइंट्स की बात हमारी हो गई और वो हमें समझ में आ गया। प्रकाश का अवशोषण होगा, पर्णहरित के अणु का उत्तेजित होगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, जल का प्रकाशिक अपघटन होगा। अब जो इसने ऊर्जा एब्जॉर्ब की है, उससे जो एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन तो मुक्त कर दिया, लेकिन साथ में इसके अंदर जो ऊर्जा है उससे क्या होगा, जल का अपघटन होगा। प्रकाशिक अपघटन, प्रकाश ऊर्जा की वजह से हो रहा है, इसलिए अपघटन बोलते हैं इसमें, प्रकाशिक अपघटन। तो जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और साथ में O2 का निकास होता है, ऑक्सीजन का निकास होता है। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिली, जल से मिली, जल के अपघटन से मिली। ठीक है, तो यहाँ हम एक समीकरण भी दे सकते हैं, पर्णहरित के द्वारा जो अवशोषित ऊर्जा होती है, जो इसने अवशोषित किया ऊर्जा, उसके द्वारा किसका अपघटन हो रहा है, जल का अपघटन हो रहा है। हमने जल के दो अणु लिए हैं, और अणु जो होते हैं ये आयनों की उपस्थिति में होते हैं, मैग्नीज आयन और क्लोरीन आयन की उपस्थिति में 4 हमें H आयन मिलते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और साथ में ऑक्सीजन हमको प्राप्त होती है। तो जल का प्रकाशिक अपघटन हो गया और ऑक्सीजन का निकास हो गया। तो सेकेंड स्टेप हो गया हमारा प्रकाशिक अभिक्रिया का। तीसरा स्टेप है हमारा NADPH का निर्माण। हमने यहाँ बताया था कि अपचायक शक्ति का निर्माण होता है यहाँ पर। तो तीसरा पॉइंट है हमारा NADPH2 का निर्माण। जब जल का प्रकाशिक अपघटन होगा तो यहाँ पर कौन सी चीज़ निकल रही है, हमारे 4H इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दिखाई दे रहा है हमको। तो जो ये H आयन हैं ये NADP को क्या कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं। ठीक है, अपचयित करके किसका निर्माण कर देते हैं, NADPH+H+ का निर्माण कर देते हैं। अब ये क्या काम आती है फिर, CO2 के अपचयन में। CO2 का अपचयन कहाँ होता है, हमारे अप्रकाशिक अभिक्रिया में। तो
तो ये अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 के अपचयन के लिए आवश्यक होती है और इस क्रिया के लिए इसके साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन की भी आवश्यकता होती है, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, यहाँ से। जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण का मतलब हमें समझ गए कि यहाँ पर क्या होगा, ATP का निर्माण हो रहा है किससे, ADP से। ADP यानी कि जो हमारे जिसमें फॉस्फेट के 2 अणु हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से क्या बनेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। तो यहाँ पर फॉस्फेट का अणु एक जुड़ेगा, ठीक है। तो प्रकाशिक ऊर्जा से उत्तेजित पर्णहरित, जो हमारा पर्णहरित उत्तेजित हो गया, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मुक्त होते हैं, वो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होकर के गुजरते हैं। सिर्फ यहीं नहीं रुक जाते, इसके बाद में और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ग्राहियाँ जो हम अगले सिस्टम में पढ़ेंगे आगे। एक इलेक्ट्रॉन ग्राही फर्स्ट वाला ये, फिर इसके बाद अगला फिर आएगा, ऐसे कई विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होकर के ये क्या होते हैं, गुजरते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आगे एक 1 बाई 1 निकलते हैं। तो हर 2 इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के मध्य में क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जैसे यहाँ से प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही से जो अगला वाला इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, वहाँ पर क्या होगी, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। फिर उसके बाद में अगला फिर लेगा, तो वहाँ से भी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रॉन ग्राही, 2 इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के बीच में क्या हो रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और वो सारी ऊर्जा इकट्ठे होकर के किसका निर्माण कर लेती है, ATP का निर्माण करती है, ठीक है। तो ATP का संश्लेषण होता है। तो प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण लेकिन यहाँ पर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण भी यानी प्रकाश की उपस्थिति में ATP का निर्माण हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण। प्रकाश की उपस्थिति यानी प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से, यहाँ प्रकाश ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से किसका निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का, और उस ऊर्जा से क्या बन रही है, हमारे ATP का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या कहलाएगा, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। लेकिन प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण सिर्फ एक ही तरह से नहीं होता है, ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक मतलब चक्रीय और दूसरा होता है अचक्रीय। चक्रीय का मतलब होता है जैसे घूम करके ये इलेक्ट्रॉन वापस यहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो वो पूरा क्या बन गया, एक साइकिल बन गया। लेकिन अगर वो इसी जगह वापस नहीं लौट करके किसी दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं तो वो कहलाता है अचक्रीय। अब हम चक्रीय और अचक्रीय यानी फॉस्फोरिलीकरण तो हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। अभी हमने आपको हल्का फुल्का यहाँ पर थोड़ा सा ये बता दिया है कि प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। हमारा अगला टॉपिक होगा प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण का, ठीक है, जो कितने प्रकार का है, चक्रीय और अचक्रीय, 2 प्रकार का है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ, ठीक है। और आगे वाले टॉपिक में हम क्या ला रहे हैं, हम प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण। ये पूरे स्टेप हमें समझ में आएंगे। तो प्रकाशिक अभिक्रिया भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रकाशिक अभिक्रिया कब कंप्लीट होगा, जब हम ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों चीज़ों के बारे में भी पढ़ लेंगे। शॉर्ट में पढ़ाया भी हमने यहाँ पर, और अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।